बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। वेलकम टू क्विक रिव्यू। और क्विक रिव्यू के अंदर आज जो हमारा टॉपिक है वो है जी जोग्राफ़ी ऑफ साउथ एशिया या फिर ऑल अबाउट साउथ एशिया। यानी आज हम बात करने लगे हैं जो जनूबी एशिया है इसकी जो जोग्राफ़ी है इसके ऊपर। आज हम देखेंगे कि जनूबी एशिया जो है इसके अंदर माउंटेंस कहाँ पे हैं, इसका क्लाइमेट क्या है, इसका वेदर जो है वो किस तरह का रहता है और यहाँ की इकॉनमी क्या है। ठीक है, तो इन पे आज हम बात करेंगे और क्विकली जो है हम इसका आज रिव्यू लेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। ये वो पॉइंट्स हैं, की पॉइंट्स जिनको आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं इस लेक्चर के अंदर। ठीक है, अब सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ क्या है कि सबसे पहले अगर हम बात करें साउथ एशिया की, तो आपको ये समझना है कि साउथ एशिया में अब 8 कंट्रीज़ हैं। ठीक है, इससे पहले 7 कंट्रीज़ थे क्योंकि अफ़गानिस्तान जो है वो साउथ एशिया का हिस्सा नहीं था इससे पहले तक। लेकिन अब जो मॉडर्न आप देखेंगे, मॉडर्न स्टडी करेंगे बुक्स के अंदर या आप कहीं गूगल वगैरह पे देखेंगे तो आपको वहाँ पे अफ़गानिस्तान जो है वो हिस्सा नज़र आएगा साउथ एशिया का, कि भाई अब अफ़गानिस्तान भी साउथ एशिया का हिस्सा है। इसलिए हम जो स्टडीज़ करने लगे हैं साउथ एशिया की वो अफ़गानिस्तान को ऐड करके साथ में करने लगे हैं। ठीक है, तो इस तरह से साउथ एशिया के अंदर हमारे पास 8 जो है वो कंट्रीज़ आते हैं, जिसमें सबसे पहले आप यहाँ पे देखें तो हमारे पास अफ़गानिस्तान है। ठीक है, ये साथ में हमारे पास पाकिस्तान है, यहाँ पे हिंदुस्तान है, यहाँ पे नेपाल है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ पे बांग्लादेश है, यहाँ पे श्रीलंका है और यहाँ पे मालदीव्स है। ये सारे के सारे नेम्स जो हैं इनके यहाँ पे लिखे हुए हैं कि कौन कौन से कंट्रीज़ कहाँ कहाँ पे वेरी करते हैं। अब अगर बात करें एरिया की, तो टोटल एरिया जो बनता है वो तकरीबन को इसका बनता है 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर। ठीक है, इसका टोटल एरिया 19 लाख स्क्वायर किलोमीटर के हिसाब से, स्क्वायर माइल के हिसाब से जो है इसका टोटल एरिया बनता है। और आबादी कितनी है साउथ एशिया की, तो साउथ एशिया की टोटल जो आबादी है वो 1.8 बिलियन के करीब है। ठीक है, यानी 1 अरब और 80 मिलियन, 80 करोड़ के करीब जो है इसकी आबादी है। 1/5 ऑफ द वर्ल्ड, यानी दुनिया के अगर 5 हिस्से हैं तो उसमें से 5 हिस्सों में से एक हिस्सा जो है आबादी का वो किसका है, वो सिर्फ साउथ एशिया के अंदर यानी इस पूरे के पूरे रीजन के अंदर जो है वो आबाद है। तो इतनी ज़्यादा जो है वो आबादी है साउथ एशिया की। और जीडीपी इसका जो है, जीडीपी वो 12.752 ट्रिलियन डॉलर्स है, यानी इतना बड़ा जो है वो जीडीपी एशिया के, जनूबी एशिया के अंदर मौजूद है। अगर बात करें मेजर रिलीजन्स की कि भाई यहाँ के जो मज़हब हैं, बड़े बड़े मज़ाहिब वो कौन कौन से हैं, तो उसमें हिंदुज़म सबसे पहले है। क्योंकि इंडिया है तो इंडिया के अंदर हिंदुस्तान है, तो हिंदुस्तान जो है यहाँ पे 90% जो है वो हिंदू आबाद हैं। तो हिंदुज़म सबसे बड़ा मज़हब यहाँ का। क्यों? क्योंकि इंडिया की आबादी सबसे ज़्यादा। इस्लाम है उसके बाद साउथ एशिया के अंदर, ये पाकिस्तान है यहाँ पे, ये अफ़गानिस्तान है यहाँ पे, और ये यहाँ पे बांग्लादेश है, तो बांग्लादेश भी इस्लामिक कंट्री है। और ये यहाँ पे मालदीव है, तो ये भी इस्लामिक कंट्री है। तो इसका मतलब 1, 2, 3 और 4 जो हैं, ये 4 इस्लामिक कंट्रीज़ जो हैं साउथ एशिया के अंदर आते हैं। लेकिन ये दूसरा बड़ा मज़हब है यहाँ का। उसके बाद क्रिश्चियनिटी है, इंडिया के अंदर ही जो है बहुत बड़ी तादाद में क्रिश्चियंस भी रहते हैं। बुद्धिज़्म जो है वो 0.5 यहाँ पे इंडिया के अंदर रहते हैं। इसी तरह से सिखिज़म जो है वो यहाँ, इनका जो पंजाब का एरिया है यहाँ पे रहते हैं सिख। जैनिज़्म जो है 0.5% यहाँ पे वो आबादी है। अच्छा, इसी तरह से ज़ोरास्ट्रियनिज़म जो है यहाँ पे बहुत बड़ी आबादी है। बुद्धिज़्म, इसके अलावा भूटान का भी जो है वो मज़हब है। तो ज़ोरास्ट्रियनिज़म यानी पारसी जो हैं, पारसी मज़हब वाले, उनको ज़ोरास्ट्रियनिज़म कहा जाता है। तो ये यहाँ के बड़े बड़े मज़ाहब हैं। ममालिक की बात करें तो पाकिस्तान, यहाँ पे अगर बात करें इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान पूरा नाम है, 22 करोड़ की आबादी है। यानी जो पाकिस्तान है उसकी आबादी यहाँ पे 22 करोड़ है। इसी तरह से अफ़गानिस्तान की बात करें तो 4 करोड़ की जो आबादी है वो अफ़गानिस्तान की है। इंडिया की बात करें तो सबसे ज़्यादा आबादी जो है वो इंडिया की है, यानी कि तकरीबन 130 करोड़ के करीब आबादी है इंडिया की। और दूसरा जो है दुनिया के अंदर सबसे बड़ा मुल्क है आबादी के लिहाज से चाइना के बाद। ठीक है, पहले नंबर पे चीन और दूसरे नंबर पे इंडिया। बांग्लादेश की बात करें तो 15 करोड़ की जो है वो आबादी है बांग्लादेश की, जो कि तीनों तरफ से जो है वो इंडिया के अंदर ही है, लेकिन एक साइड उसकी समंदर के साथ है। अच्छा, फेडरल डेमोक्रेटिक रिपब्लिक ऑफ नेपाल की बात करें तो इसकी आबादी है 3 करोड़ के करीब। ठीक है जी, 3 करोड़ इसकी आबादी। अगर किंगडम ऑफ भूटान की बात करें तो इसकी आबादी जो है वो सिर्फ और सिर्फ 7.5 लाख के करीब है। इसी तरह से अगर बात करें मालदीव्स की, तो मालदीव की आबादी 5 लाख के करीब है। सबसे कम आबादी जो है यहाँ पे साउथ एशिया के अंदर वो मालदीव की है।
और श्रीलंका की बात करें तो श्रीलंका की आबादी तकरीबन 2 करोड़ या 2.25 करोड़ के करीब है। तो ये इनकी आबादियाँ हैं इस रीजन के अंदर। अगर इसका यहाँ पे ज्योग्राफी देखें इनके नॉर्थ और साउथ पे क्या क्या है, तो ये देखिए आप डायरेक्शंस अगर देखें, नॉर्थ है, साउथ है, ईस्ट है और वेस्ट है, ये साउथ एशिया के। तो साउथ एशिया के नॉर्थ पे यहाँ पे अगर इस एरिया के अंदर हम देखें, ये जो नॉर्थ आता है तो यहाँ पे चाइना है, ठीक है, सबसे बड़ा। और इसके अलावा साउथ एशिया के ईस्ट पे देखें तो यहाँ पे बर्मा आता है, और यहाँ पे ईस्ट की साइड पे जो है वो ये समंदर है। वेस्ट पे देखें तो वेस्ट पे जो है वो सेंट्रल एशियन नेशंस आती हैं यहाँ पे अफगानिस्तान के साथ, ठीक है, और साथ में यहाँ पे ईरान आता है। और साउथ में बात करें तो साउथ में जो है बहुत बड़ी पट्टी जो है ये पूरे का पूरा यहाँ से ये स्ट्रिप ले के यहाँ तक की सारी स्ट्रिप जो है ये समंदर की है, यानी यहाँ पे समंदर है, इंडियन ओशन जिसको हम कहते हैं कि ये इंडियन ओशन है यहाँ पे। तो ये हमारा जो है वो बेसिक इन्फॉर्मेशन है साउथ एशिया की। आगे बढ़ते हैं तो आगे हम बात करते हैं जी माउंटेन्स कहाँ पे हैं, प्लेटोलैंड्स कहाँ पे हैं, प्लेन्स कहाँ पे, डेजर्ट्स कहाँ पे और कोस्टल एरियाज़ जो है वो कहाँ कहाँ पे मौजूद हैं। तो यहाँ ये आप मैप देखिए तो इस मैप के अंदर डिफरेंट कलर्स आपको दिखाई दे रहे हैं जो शो कर रहे हैं कि कितनी ज़्यादा वेरिएशन है फिजिकल फीचर्स के हिसाब से साउथ एशिया के अंदर। और ये बहुत ही कम रीजन्स है दुनिया के अंदर जहाँ पर ऐसी वेरिएशन देखने को मिलती है, ठीक है। यानी कि जो तबी खदोखाल हैं साउथ एशिया के वो बहुत ज़्यादा मुख्तलिफ हैं एक एरिया के दूसरे एरिया से, ठीक हो गया। अब अगर सबसे पहले हम बात करते हैं माउंटेन्स की कि भाई जो पहाड़ हैं साउथ एशिया के अंदर वो कौन कौन से बड़े बड़े पहाड़ मौजूद हैं यहाँ पे, या पहाड़ी सिलसिले जो है वो मौजूद है, माउंटेन रेंजेस जो हैं कौन कौन सी हैं, ठीक है। तो सबसे पहले अगर बात करें नॉर्थन माउंटेन्स की तो सबसे पहले हमारे पास माउंटेन्स में जो है वो नॉर्थन माउंटेन्स हैं, वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, ईस्टर्न माउंटेन्स हैं और सेंट्रल माउंटेन्स हैं, ठीक है। अब नॉर्थन माउंटेन्स की बात करें तो यहाँ पे आप इस मैप के अंदर अगर देखें, यहाँ पे हम डायरेक्शन सबसे पहले ड्रॉ करते हैं, ये नॉर्थ है, ये साउथ है, ये ईस्ट है और ये वेस्ट है, ठीक है। अब अगर नॉर्थ की बात करें इस मैप के अंदर तो नॉर्थ के अंदर जो हमारे माउंटेन्स हैं वो ये हैं, यहाँ पे ये जो आपको दिखाई दे रहे हैं ये सारे के सारे नॉर्थर्न माउंटेन्स कहलाते हैं, ठीक है जी। और ये नॉर्थर्न माउंटेन्स जो हैं यहाँ पे 3 बड़ी चोटियाँ या 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले जो हैं वो दुनिया के मिलते हैं। हिमालय का पहाड़ी सिलसिला है, ठीक है, कराकरम का है और यहाँ पे हिंदू कुश का पहाड़ी सिलसिला है जो इस जगह पे लाई करता है। तो ये 3 बड़े पहाड़ी सिलसिले यहाँ पे आके मिलते हैं और ये दुनिया का सबसे बुलंद तरीन पहाड़ी सिलसिला है हिमालय का, क्योंकि दुनिया की 14 बड़ी चोटियाँ जो हैं वो इसी रीजन के अंदर मौजूद हैं, इसी एरिया के अंदर, जिनमें से दुनिया की वर्ल्ड की टॉप 2 जैसे K2 दूसरे नंबर पे पाकिस्तान के अंदर और यहाँ नेपाल के अंदर माउंट एवरेस्ट जो है वो मौजूद है। तो 2 बड़ी चोटियाँ यहाँ पर, बाकी 14 बड़ी चोटियाँ दुनिया की इनके अंदर मौजूद हैं। इनको यानी हिमालयन माउंटेन्स को दुनिया की छत जो है वो कहा जाता है कि दुनिया का सबसे ऊपर का इलाका है, सबसे ऊपर के माउंटेन्स हैं यहाँ पे ये। और ये 6 कंट्रीज़ आलमोस्ट इसमें लाई करते हैं। यहाँ पे आप देखें तो चाइना है, ठीक है, यहाँ पे भूटान है, यहाँ नेपाल है, यहाँ इंडिया है, यहाँ पाकिस्तान और यहाँ अफगानिस्तान है। ये सब के साथ जो है ये माउंटेन्स यहाँ इनके टच होते हैं, ये जो हमारे नॉर्दर्न माउंटेन्स हैं। और इनके अंदर कराकरम और हिंदू कुश के पहाड़ी सिलसिले मौजूद हैं या छोटी जो रेंजेस हैं वो मौजूद हैं। और सबसे ज़्यादा ग्लेशियर्स भी जो हैं तकरीबन कोई 15,000 के करीब जो हैं वो ग्लेशियर्स इस पहाड़ी सिलसिले के अंदर पाए जाते हैं, हिमालय के पहाड़ी सिलसिले के अंदर। और उसके अलावा सबसे ज़्यादा जो आइस है पोलर रीजन्स के अलावा वो यहाँ पे इस एरिया के अंदर पाई जाती है, यानी पूरा साल ये तकरीबन बर्फ़ से ढका रहता है, बहुत बड़ा एरिया। और यहाँ से 3 बड़े दरियाओं का निज़ाम भी जो है वो निकलता है जिसको हम आगे डिस्कस करेंगे, ठीक है। एक तो यहाँ पे इंडस रिवर आ जाता है, दूसरा ब्रह्मपुत्रा और गंगा का आ जाता है और तीसरा जो है यंगतीज रिवर जो चाइना का है ये आता है यहाँ पे 3 बड़े सिलसिले। वेस्टर्न माउंटेन्स की बात करें तो वेस्टर्न माउंटेन्स, अब अगर हम यहाँ पे आपको इस बात को समझना है, ये जो वेस्टर्न माउंटेन्स हैं अब नॉर्मली वेस्टर्न माउंटेन्स को सेंट्रल माउंटेन्स भी कहा जाता है। ये सेंट्रल माउंटेन्स और वेस्टर्न माउंटेन्स अब जो है ये तकरीबन एक जैसे हैं, क्योंकि इससे पहले अगर हम अफगानिस्तान को यहाँ से एग्ज़िट कर दें कि ये जो अफगानिस्तान आपको दिखाई दे रहा है अगर ये साउथ एशिया का पार्ट ना हो तो ये जो पाकिस्तान के यहाँ पे हिंदू कुश है, ठीक है, चित्राल के माउंटेन्स आते हैं, कोई सफ़ेद है, कोई सुलेमान है, किरतर के हैं और वज़ीरिस्तान के पहाड़ हैं। ये जो यहाँ 5 पहाड़ी सिलसिले आते हैं हिंदू कुश के नीचे, तो ये वेस्टर्न माउंटेन्स हैं, ठीक है। लेकिन ये वेस्ट पे होंगे तो तब वेस्टर्न माउंटेन्स हैं। अब क्योंकि अगर बात की जाए, जैसे मैंने कहा कि अब शामिल किया जाता है अफगानिस्तान को भी साथ साउथ एशिया के, तो इसका मतलब अब ये सेंटर के अंदर आ जाएंगे सेंट्रल माउंटेन्स में। अब यहाँ पे अफगानिस्तान के यहाँ पे वेस्ट के अंदर कोई माउंटेन्स नहीं, यहाँ पे प्लेटो लैंड मौजूद ज़रूर है, ठीक है। तो ये सेंट्रल है, आप इनको वेस्टर्न भी कह सकते हैं। इसी तरह से अगर यहाँ पे सेंट्रल की बात करें तो सेंट्रल माउंटेन्स इस जगह पर, ये जो एरिया है मुंबई के साथ पीछे
ये जो गुजरात का एरिया है, यहाँ पे एक रेंज इस तरह से आती है हैदराबाद दक्कन से पीछे सेंट्रल माउंटेन्स की, ठीक है। यहाँ पे सेंट्रल माउंटेन्स हैं, तो इसका मतलब दो सेंट्रल माउंटेन्स, एक इंडिया के अंदर आ गए और एक पाकिस्तान के बॉर्डर के साथ और अफगानिस्तान के बॉर्डर के साथ है, तो ये दोनों सेंट्रल माउंटेन्स ही हैं। ईस्टर्न माउंटेन्स की बात करते हैं जो ईस्ट पे हैं, तो ये हमारे पास यहाँ पे ईस्ट है या इस साइड पे ये ईस्ट आ गया, तो ईस्टर्न माउंटेन्स जो हैं वो ईस्ट के अंदर हमारे पास आते हैं। और ईस्टर्न माउंटेन्स में अगर आप यहाँ बात करें तो चिटागोंग है या आसाम का पहाड़ी सिलसिला, या चिटागोंग जो बांग्लादेश के अंदर है, यहाँ का पहाड़ी सिलसिला जो है ये आता है ईस्टर्न माउंटेन्स के अंदर। बाकी ईस्ट के अंदर आप देख रहे हैं यहाँ पे जो है वो समंदर ही हमें दिखाई देगा। बात करते हैं जी प्लेटो लैंड्स की। अब देखिए प्लेटूज जो हैं वो क्या है, सबसे पहले तो आप ये समझिए, तो टेबल लैंड्स भी इनको नॉर्मली कहा जाता है कि भाई ये हैं तो पहाड़ बुलंद हैं, लेकिन ऊपर से जो इनकी सरफेस है वो क्या है, वो प्लेन है, वो बिल्कुल मैदान की तरह की आपको दिखाई देगी। जब आप उसके ऊपर जाएंगे दूर से आप देखेंगे आपको पहाड़ दिखाई देगा, यानी कम बुलंद पहाड़ भी आप इन्हें कह सकते हैं। तो ऊपर की जो सरफेस है इनकी फ्लैट होती है। तीन बड़े बड़े जो हैं वो हमारे पास प्लेटूज आते हैं, और अफगानिस्तान को भी शामिल करें तो चार जो हैं वो प्लेटू लैंड्स हमारे पास आती हैं। सबसे पहले ये अफगानिस्तान की एक प्लेटू लैंड है जो हिंदू कुश के नीचे आती है, और बाबा माउंटेन्स यहाँ पे एक आते हैं, उसके नीचे का यहाँ सिलसिला है, ठीक है, तो ये यहाँ पे आते हैं। उसके बाद बात करें हैदराबाद, ये जो दक्कन का प्लेटू है, हैदराबाद का ये जो रीजन है ये हैदराबाद दक्कन यहाँ इसी जगह पे आता है, लेकिन ये दक्कन प्लेटू एक बहुत बड़ा प्लेटू है, ठीक है जी। और इसकी अगर बात करें हाइट की तो 1500 टू 2500 फीट जो है इसकी हाइट है, जो कि इंडिया के अंदर आता है, और ये एक बहुत बड़ा प्लेटू लैंड है। बलूचिस्तान का है, अगर इसकी बात करें बलूचिस्तान जो पाकिस्तान का एरिया है, ये यहाँ पे इस जगह पे अगर आपको दिखाई दे, ठीक है, तो इस जगह पे जो हमारे पास आता है ये बलूचिस्तान के प्लेटूज़ हैं, और ये 1000 फीट जो है इसकी बुलंदी है ऑलमोस्ट। और उसके बाद पोटोहार प्लेटू है, ये भी पाकिस्तान के अंदर आता है, और ये यहाँ पे जेहलम के जो है नीचे इस जगह पे जो है वो लाई करता है। और ये जो हमारे हिमालय के जो माउंटेन्स हैं उनसे नीचे अगर आएँ तो यहाँ पे जो कम बुलंद पहाड़ हैं इनको कहा जाता है जी पोटोहार प्लेटू, और ये 300 टू 600 फीट जो है इनकी हाइट है। तो ये हमारे पास 4 या 3 जो है वो प्लेटूज़ आ जाते हैं, प्लेटू लैंड्स साउथ एशिया के अंदर आती हैं, ठीक हो गया। आगे बढ़ते हैं और आगे बात करते हैं प्लेन्स की और डेजर्ट्स की, कि भाई हमारे यहाँ जो है साउथ एशिया के अंदर मैदानी इलाके कौन से हैं और रेगिस्तानी जो हैं वो इलाके कौन से आते हैं। तो सबसे पहले अगर प्लेन्स की बात करते हैं तो प्लेन्स में यानी मैदानी इलाकों में हमारे पास दो बड़े बड़े जो है वो प्लेन लैंड्स मौजूद हैं। एक द इंडो गंगेटिक प्लेन है और दूसरा इंडस प्लेन है, ठीक है। ये आप यहाँ पे अगर सामने देखें तो ये आपको जो ग्रीन कलर में दिखाई दे रहा है इंडो गंगेटिक प्लेन, ये पूरे का पूरा पाकिस्तान के अंदर, ठीक है, और इंडिया के अंदर और यहाँ पे बांग्लादेश के अंदर जो है आपको दिखाई देगा कि 3 कंट्रीज़ के अंदर यहाँ पे ये मौजूद है। और ये बहुत ही ज़्यादा फर्टाइल लैंड है। सबसे बड़ी क्वालिटी इनकी क्या है कि ये बहुत ज़्यादा ज़रखेज़ हैं, क्योंकि ये सारी की सारी मिट्टी जो है वो दरियाओं से आती है। यहाँ का 3 दरिया जो है ये मिट्टी लेके आते हैं अपने साथ। और ये जो गंगेटिक प्लेन है ये तकरीबन कोई 7 लाख किलोमीटर जो है वो स्क्वायर किलोमीटर पे फैला हुआ है। तो ये जो प्लेन्स हैं ये अपने साथ यहाँ पे ये जो है दरियाए सिंध यहाँ से गुजरेगा, और ये तीनों के तीनों दरिया जो हैं वो हिमालय से निकलते हैं। तो ये जो दरियाए सिंध है ये अपने साथ जो मिट्टी लेके आएगा तो पाकिस्तान के जो इलाके हैं पंजाब और सिंध के यहाँ पे फैलाएगा। यहाँ पे बहुत ज़्यादा फर्टाइल लैंड्स हैं। इसी तरह से अगर हम बात करें गंगा की तो वो दरिया गंगा यहाँ से गुजरेगा और गुजरता हुआ यानी कि नॉर्थन इंडिया से ही बहुत ज़्यादा गुजरता है, तो नॉर्थन इंडिया से गुजरता हुआ यहाँ पे जो है बांग्लादेश में जाएगा और वहाँ से फिर बे ऑफ बंगाल में चला जाएगा। और ब्रह्मपुत्रा भी यहाँ से आसाम से आएगा और आसाम से आके बांग्लादेश के अंदर ये मिलेगा गंगा के साथ, और यहाँ से बांग्लादेश से होता हुआ सीधा बे ऑफ बंगाल में जाके गिरेंगे। तो ये इन 3 दरियाओं के बीच में जो है ये जो लैंड आती है बहुत ज़्यादा फर्टाइल है, और ये प्लेन जो हैं ये सबसे पुरानी जो है यहाँ पे मौजूद है। और इवन ये जो इंडस वैली सिविलाइजेशन है जो पाकिस्तान के अंदर के जो इंडस प्लेन्स हैं हम जानते हैं 3500 BC जो है 3500 BC की जो सिविलाइजेशन है, ठीक है, वो यहाँ मौजूद रही। तो जिसको हमने हड़प्पा या मोहनजोदड़ो का हम नाम देते हैं और जिसको हम याद करते हैं, तो वो सिविलाइजेशन ये इंडस रिवर की सिविलाइजेशन थी। इतना जो है ये पुराना दरिया हमारे पास मौजूद है। डेजर्ट्स की बात करते हैं कि भाई रेगिस्तान कौन कौन से हैं, तो 3 बड़े रेगिस्तान यहाँ पे आते हैं हमारे पास जो साउथ एशिया के अंदर आते हैं, ठीक है जी। और 3 बड़े बड़े कौन से आते हैं, सबसे पहले हमारे पास थर्ड डेजर्ट आता है जी। ये आप यहाँ पे सेंटर के अंदर देखें तो थर्ड डेजर्ट ये है, ये पाकिस्तान और इंडिया का जो बॉर्डर का एरिया है यहाँ पे ये थर्ड डेजर्ट आता है। और पाकिस्तान के एरिया में ये जो पंजाब के अंदर आता है इसको चोलिस्तान भी कहा जाता है, चोलिस्तान का सहरा। तो ये पूरे का पूरा क्या है, ये पूरे का पूरा थर्ड डेजर्ट है।
राजस्थान डेजर्ट है इसी थर्ड डेजर्ट के साथ। यहाँ पे अगर आप देखें दूसरी इस मैप के अंदर, तो ये जो पूरे का पूरा है ये राजस्थान डेजर्ट है हमारे पास इंडिया के अंदर जो मौजूद है। और थर्ड पे थर्ड डेजर्ट है, थर्ड डेजर्ट पाकिस्तान के अंदर है, ये जेहलम के नीचे है, दरिया जेहलम जो है इसके नीचे यहाँ पे ये आता है पंजाब के अंदर। और ये जो है ये तीसरा डेजर्ट हमारे पास है साउथ एशिया के अंदर जो आता है। आगे बढ़ते हैं और अगर बात करें कोस्टल एरियाज़ की कि भाई जो मैदानी या साहिली इलाके जो हैं वो कौन कौन से हैं साउथ एशिया के अंदर, तो साहिली इलाके जो हैं उसमें आप देखिए सबसे पहले हमारे पास आता है जी कोस्टल एरिया ऑफ पाकिस्तान, कि पाकिस्तान का जो है तकरीबन 1040 किलोमीटर जो इसका एरिया है वो समंदर का है, ठीक है, यानी 1000 किलोमीटर का जो एरिया है ये गवादर या मकरान पसनी ये पूरे का पूरा पोर्ट कासिम से लेकर ठट्टा बदीन तक का ये पूरे का पूरा जो एरिया है ये पाकिस्तान का है, अरेबियन सी के साथ जो आता है, ठीक है। तो ये यहाँ पे पाकिस्तान का कोस्टल एरिया। उसके बाद अगर बात करें वेस्टर्न घाट्स की जो कि 1600 किलोमीटर पे फैला हुआ है, तो ये वेस्टर्न घाट्स जो हमारे पास आते हैं ये यहाँ पे है जी वेस्टर्न घाट। अब अगर आप यहाँ मैप के अंदर देखें तो ये इंडिया के अंदर है, ये पूरे का पूरा एक पूरी रेंज है पहाड़ों की। तो वेस्टर्न घाट जो है ये पूरे का पूरा यहाँ पे जो एरिया है ये सारे का सारा वेस्टर्न घाट्स हैं। और ये पहाड़ी सिलसिला है यहाँ पे जो है कम बुलंद पहाड़ी सिलसिला एक मौजूद है इंडिया के। और ये यहाँ की जो मेन पोर्ट आती है वो मुंबई आती है, ठीक है। इसके बाद ईस्टर्न घाट्स की बात करते हैं, तो ईस्टर्न घाट्स में आप यहाँ से देखें तो ये ईस्टर्न घाट्स हैं। इसी की दूसरी साइड पे चेन्नई की साइड पे अगर जाते हैं और मद्रास की साइड पे जाते हैं तो यहाँ पे ईस्टर्न घाट्स हैं। अब इन पहाड़ी सिलसिलों के अंदर यहाँ के साहिल के पहाड़ों में और यहाँ के साहिल के पहाड़ों में डिफरेंस क्या है कि यहाँ एक पूरी की पूरी रेंज बनी हुई है, लेकिन ये जो रेंज है ये टूटी हुई है, ये कहीं से है कहीं से नहीं है, कहीं से है कहीं से नहीं है। तो ये ईस्टर्न घाट्स के अंदर, ये भी जो है वेस्टर्न घाट्स और ईस्टर्न घाट्स ये हमारे पास बहुत बड़ा जो है यहाँ पे समंदर आता है, इंडियन ओशन का ये हिस्सा है। बंगाल के डेल्टा की बात करें, बंगाल का डेल्टा जो है ये इस जगह पे आप देखें तो ये जो है बांग्लादेश है, तो ये बंगाल का डेल्टा आता है। और बंगाल का डेल्टा पूरी दुनिया के अंदर सबसे बड़ा जो है वो डेल्टा है। और डेल्टा हम जानते हैं किसको कहते हैं कि जब एक दरिया पीछे से आ रहा हो और उसके बाद जो है वो जब मैदानी इलाके में पहुंचता है तो मैदानी इलाके में वो बहुत से छोटे छोटे दरियाओं में छोटी छोटी नालियों के अंदर जो है वो चला जाता है, यूँ छोटे छोटे दरिया उसके बनते हैं। तो इस एरिए को फिर क्या कहा जाता है जी, डेल्टा कहा जाता है। तो ये जो डेल्टा है यहाँ पे इसको एलुवियल फैंस भी कहा जाता है। एलुवियल फैंस क्यों है, क्योंकि यहाँ पे ये जो पहाड़ आते हैं, पहाड़ों से जो पानी आता है तो पानी जो है अपने साथ मिट्टी लेके आता है, तो वो मिट्टी यहाँ पे कोन्स बनाती है, ठीक है, कोन्स की शेप बनाती है। वो आप वीडियो के अंदर नीचे लिंक में एक वीडियो दी हुई है, आप उसमें जाके देख सकते हैं कि रिवर्स जो है वो कौन कौन सी लैंडफॉर्म्स बनाता है। तो क्योंकि ये दरिया यहाँ से लैंडफॉर्म्स बनाते हैं तो एलुवियल फैंस भी इसको कहा जाता है, तो सबसे बड़ा डेल्टा है। और यहाँ पे इसके मुंह के आगे जो है वो क्या है जी, बे ऑफ बंगाल है। उसके बाद कोस्टल एरिया जो है वो श्रीलंका का 1340 किलोमीटर पे है, ये श्रीलंका है यहाँ पे। और श्रीलंका जो है पूरे का पूरा जो है वो आइलैंड ही है, एक जजीरा है। तो जजीरा होने की वजह से ये पूरे का पूरा जो है चारों तरफ से पानी के अंदर ही है। तो ये कोस्टल एरियाज़ हैं साउथ एशिया के। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं जी क्लाइमेट के ऊपर और वेदर के ऊपर कि भाई जो मौसम है वो साउथ एशिया का कैसा है और जो इसकी आबो हवा है वो कैसी है। अब मौसम और आबो हवा यानी कि वेदर और क्लाइमेट का जो डिफरेंस है ये एक वीडियो के अंदर एक्सप्लेन किया जा चुका है, आप नीचे लिंक में जो है वो जाके देख सकते हैं कि मौसम में और आबो हवा में क्या फ़र्क है। सिंपल यहाँ बताऊँ तो मौसम क्या है, जो करंट सिचुएशन होती है कि उस टाइम पे हवा के अंदर जो नमी है, ठीक है, ह्यूमिडिटी जो मौजूद है, जो टेम्परेचर है, जो हवा की स्पीड वगैरह इन सबको देख के करंट पोजीशन में देखते हैं तो वो वेदर है। लेकिन इसी को जब एक लॉन्ग टाइम के लिए एटलीस्ट 30 to 35 ईयर्स के लिए देखा जाए तो उसको हम क्या कहते हैं जी, कि वो उसकी आबो हवा है किसी इलाके की। तो उसमें अगर हम बात करें तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा वैरायटी हमें देखने को मिलेगी साउथ एशिया के अंदर। और उसकी वजह क्या है कि साउथ एशिया में अब 8 कंट्रीज़ हैं, तो हर जगह पे जो है वो डिफरेंट हमें वेदर देखने को मिलेगा। उसमें सबसे पहले अगर बात करें तो हमारे पास नॉर्दर्न माउंटेन्स बैरियर आता है, जो नॉर्थ के अंदर हमारे पास माउंटेन्स आते हैं। ये आप देखिए यहाँ पे, ये नॉर्थ, ये साउथ, ये ईस्ट और ये वेस्ट। तो ये जो नॉर्थ के जो हमारे पास माउंटेन्स हैं, ये जो पूरे के पूरे जो हमने देखा पीछे हिमालय के हमारे पास पहाड़ी सिलसिला आया, ठीक है, तो ये हिमालयन जो रेंज है ये पूरी की पूरी जो है ये नेचुरल माउंटेन बैरियर्स हैं, ठीक है।
तो ये नॉर्थ के अंदर हैं। अब ये क्या करते हैं जी, ये एक बहुत बुलंद पहाड़ है, हमने देखा था 14 बुलंद तरीन चोटियाँ जो हैं वो यहाँ पे मौजूद हैं। तो उसकी वजह से क्या होता है कि हमारा ये जो हिंदुस्तान का ये जो पूरा एरिया है पाकिस्तान का और इंडिया का, तो जब ये ठंडी हवाएं सेंट्रल एशिया से आती हैं या साइबेरियन एयर्स आती हैं सर्दियों के अंदर, तो ये उन हवाओं को रोकते हैं और वापस पलट देते हैं, जिससे क्या होता है कि यहाँ पे बहुत ज़्यादा ठंड जो है वो नहीं हो पाती। तो हमें ये फ़ायदा है। और इसके अलावा क्या फ़ायदा है कि जब यहाँ से जो मानसून हवाएं हैं वो चलती हैं और ये जाके इनके साथ टकराती हैं, इन पहाड़ों के साथ टकरा के वापस पलटती हैं और यहाँ पे इंडिया और पाकिस्तान के अंदर बारिश बरसाती हैं, तो जिससे यहाँ पे खूब बारिश होती है। जुलाई टू सितंबर यानी गर्मियों के अंदर काफ़ी बारिश होती है इन पहाड़ों की वजह से। इसके अलावा अगर हम देखें तो नुकसान क्या है कि भाई ये जो गर्म हवाएं हैं, ये जब गर्म हवाएं लैंड की तरफ चलती हैं तो इन पहाड़ों की वजह से ये क्रॉस नहीं कर पाती, यहीं पर रुकती हैं, जिस वजह से बारिश तो होती है लेकिन यहाँ पर गर्मी भी बहुत ज़्यादा होती है प्लेन एरियाज़ के अंदर इंडिया और पाकिस्तान के या बांग्लादेश के। ठीक है, उसके बाद बात करते हैं जी समर मानसून की। यहाँ पे समर मानसून का जो क्लाइमेट है वो टोटली डिफरेंट है। ठीक है, अब समर मानसून जून से लेके सितंबर तक होता है। अब ये जून से सितंबर तक जो होगा तो इसमें क्या होगा, जो गर्मियों का मानसून है उसकी हम बात कर रहे हैं। अब गर्मियों में होता क्या है कि जो समंदर है यहाँ से जो हवा है वो चलती है लैंड की तरफ। ठीक हो गया, तो ये जो समंदर से हवा लैंड की तरफ चलती है, ख़ास करके जो बे ऑफ बंगाल है यहाँ से जो चलती है हवा, तो ये अपने साथ जो है वो बारिश भी लेके आती है। तो इसको हम क्या कहते हैं जी, मानसून एयर, जो कि गर्मियों की मानसून एयर है, क्योंकि समंदर से लैंड की तरफ चलती है और यहाँ पे बारिश बरसाती है। ठीक हो गया, और अपने साथ गर्मी भी लेके आती है। तो यहाँ पे फिर इसकी वजह से क्या होता है कि वेदर जो है वो बहुत ज़्यादा चेंज हो जाता है पाकिस्तान और इंडिया के अंदर। इंडिया में बहुत ज़्यादा बारिश होगी, लेकिन जैसे जैसे एल्टीट्यूड लेवल जो है बुलंद होता जाएगा पाकिस्तान की तरफ जाते हुए, तो बारिशें कम होंगी। विंटर मानसून की अगर बात करें तो विंटर मानसून इसके बिल्कुल अपोजिट हो जाता है। विंटर मानसून में क्या होता है कि लैंड से हवा जो है वो चलती है सी की तरफ। ठीक है, यानी ज़मीन से हवा चलेगी समंदर की तरफ, तो ये हवा खुश्क हवा होती है क्योंकि पानी के ऊपर से तो गुजर नहीं रही, इस वजह से बहुत ज़्यादा ठंड होती है फिर विंटर मानसून के अंदर, जो कि आगे हम देखते हैं कि नवंबर से मार्च तक जो है हमारे पास यहाँ पर ये सीज़न चलता है ऑलमोस्ट, या नवंबर से जनवरी तक भी सम टाइम जो है वो काउंट किया जाता है। तो ये यानी कि क्या डिफरेंस है समर मानसून और विंटर मानसून का, कि समर के अंदर जो है वो जो हवा है वो चलेगी समंदर से खुश्की की तरफ, ठीक है, लैंड की तरफ, और विंटर मानसून के अंदर लैंड टू सी जो है ये चलेगी हवा। उसके बाद अगर बात करें साइक्लोन्स की, तो ये भी जो है मौसम के ऊपर बहुत ज़्यादा या क्लाइमेट के ऊपर जो है वो असर डालते हैं। अब साइक्लोन्स बेसिकली अगर बात की जाए पाकिस्तान के अंदर तो साइक्लोन्स नहीं आते। ठीक है, पाकिस्तान के अंदर जो साइक्लोन्स है वो मेडिटेरेनियन सी जो है उसकी साइड से या पर्शियन गल्फ की तरफ से कुछ आएँ तो आएँ, वो कोयटा तक ही पहुँचते हैं, बलूचिस्तान के एरिया तक, और वहाँ पर बारिश बरसाते हैं, लेकिन वो इंडिया की तरफ नहीं पहुँचते। बाकी जो साइक्लोन है वो इंडियन ओशन में बनते हैं, खास करके ये सबसे ज़्यादा नुकसान जो है बांग्लादेश को पहुँचाते हैं, क्योंकि बहुत ज़्यादा साइक्लोन्स बांग्लादेश में आते हैं, वो इंडियन ओशन में या यहाँ पे जो इस एरिया के अंदर साइक्लोन्स बनेंगे। ठीक हो गया, और रेनफॉल की अगर बात की जाए तो जैसे अभी मैंने कहा कि जैसे जैसे हम समंदर से जो हैं वो बुलंद होते जाएंगे, हमारा एल्टीट्यूड लेवल बढ़ता जाएगा तो बारिश कम होगी, और जैसे जैसे जो है वो हमारा एल्टीट्यूड लेवल जो है वो कम होगा तो उसके नतीजे के तौर पे बारिश ज़्यादा होगी। तो उसमें क्या होगा कि बारिश की यहाँ पे वैरायटी जो क्लाइमेट के ऊपर असर डालती है, तो इंडिया या बांग्लादेश के अंदर बारिश ज़्यादा होगी। इसी तरह से जैसे जैसे पीछे जाएंगे पाकिस्तान की तरफ या अफगानिस्तान की तरफ, ठीक है, तो वहाँ पर बारिश उतना ही ज़्यादा कम होगी। अब जैसे अफगानिस्तान है तो अफगानिस्तान में बारिश बहुत ज़्यादा कम है, उसकी वजह ये है कि यहाँ पर जो है पाकिस्तान के जो माउंटेन्स हैं, यहाँ पे वेस्टर्न माउंटेन्स, ये सारी की सारी जो है वो बारिश की जो मानसून की हवाएं इनको रोक लेती हैं, जिस वजह से यहाँ बारिश नहीं हो पाती है, कम होती है। तो ये जो है हमारे पास इसका क्लाइमेट जो है बहुत ज़्यादा डिफरेंट है। इस तरह से अगर भूटान की बात करें तो भूटान में यहाँ पे जो है वो ज़्यादातर बर्फ़ ही रहती है, क्योंकि वहाँ पे वो पहाड़ों के अंदर ही मौजूद है। नेपाल भी है, लेकिन नेपाल के अंदर जो है वो मिक्सचर है मौसम का। श्रीलंका के अंदर जो है पूरा साल 32 डिग्री सेंटीग्रेड टेम्परेचर रहता है, क्योंकि वहाँ पे वो आइलैंड है, तो काफ़ी अच्छा मौसम होता है। वहाँ पे गर्मी भी होती है लेकिन बारिश भी ज़्यादा होती है। बांग्लादेश के अंदर जो है गर्मी भी होती है लेकिन बारिश भी जो है वो ज़्यादा होती है, और मालदीव भी जो है इसी तरह से आइलैंड है, तो वहाँ पर बारिश काफ़ी ज़्यादा होती है। अब अगर बात करें प्रॉब्लम्स की, कि प्रॉब्लम्स क्या हैं साउथ एशिया के, यानी कि साउथ एशिया के अगर मसाइल की बात की जाए कि भाई मसाइल क्या क्या हैं साउथ एशिया के अंदर जो कि कॉमनली फेस करने पड़ रहे हैं साउथ एशिया को, उसमें इकोनॉमिक प्रॉब्लम्स हैं। सबसे पहले इकोनॉमी तो आप देखिए पूरे साउथ एशिया की जो है वो एक चैलेंजिंग कंडीशन में है। ठीक है, पाकिस्तान की आप देख लें, इंडिया भी काफ़ी ज़्यादा ग्रो कर रहा है, लेकिन इंडिया का सबसे बड़ा चैलेंज जो है उसकी आबादी है, कि वो 130 करोड़ की आबादी है, तो उनकी वो ग्रोथ जो चाहिए थी इस आबादी को वो नहीं। बांग्लादेश की आप बात करें, नेपाल, भूटान की बात करें, भूटान के अंदर 50% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रह रहे हैं, तो यहाँ पे बहुत ज़्यादा इकोनॉमिक चैलेंजेस हैं।
इसी तरह से दूसरा बड़ा चैलेंज क्या है जी, दूसरा बड़ा चैलेंज पोल्यूशन का है। यहाँ पे जो है वो आलूदगी बहुत ज़्यादा है और गरीब ममालिक के अंदर वैसे ही ज़्यादा होती है, लेकिन जब जनूबी एशिया का सबसे बड़ा प्रॉब्लम क्योंकि आबादी है, यहाँ 1/5 जो है वो पॉपुलेशन रहती है दुनिया की, तो उस वजह से यहाँ पे चैलेंजेस बहुत ज़्यादा हैं। अब एक बंदा जो है वो अगर कम चीज़ें कंज्यूम करेगा तो 10 बंदे ज़्यादा चीज़ें कंज्यूम करेंगे, तो इसका मतलब ये है कि उतना ही ज़्यादा, जब आबादी इतनी ज़्यादा है, तकरीबन कोई ये आप देख लें यहाँ पे आबादी कितनी है 1.8 बिलियन, यानी कि तकरीबन कोई 180 करोड़ के करीब जो है वो साउथ एशिया की आबादी है। तो जब 180 करोड़ कंज्यूमर्स होंगे, चीज़ों के कंज्यूम करेंगे, चाहे वो वाटर के रिसोर्सेज को करें, एयर को करें, सॉइल को करें, इंडस्ट्रीज़ का वेस्ट है या बाकी जो है, तो उससे फिर आप अंदाज़ा कर लें कि जो पोल्यूशन है वो कितनी ज़्यादा होगी इस रीजन के अंदर। अच्छा, ओवर पॉपुलेशन है, यहाँ पे बहुत ज़्यादा आबादी है और आबादी इस रीजन का सबसे बड़ा जो है वो चैलेंज है, इंडिया के लिए चैलेंज है। अब आप देखें इंडिया जो है वो दूसरे नंबर पे है दुनिया में आबादी में, पाकिस्तान जो है वो छठे नंबर पे है आबादी के हिसाब से, और जो बांग्लादेश है वो 7वें नंबर पे है। इसका मतलब जो टॉप 10 कंट्रीज़ हैं उनमें से 3 जो है वो साउथ एशिया के अंदर मौजूद हैं। तो यहाँ पे आबादी बहुत बड़ा चैलेंज है और इसी आबादी की वजह से पॉवर्टी जो है यहाँ पे बहुत ज़्यादा है। 30% लोग जो हैं वो पॉवर्टी लाइन से नीचे रहते हैं साउथ एशिया के अंदर। इसी आबादी की वजह से जो है वो डिफॉरेस्टेशन है, क्योंकि जब आबादी बहुत ज़्यादा होगी तो जंगलात जो हैं उनको काटा जाएगा और नई हाउसिंग कॉलोनीज़ बनेंगी, वहाँ पर इंडस्ट्रीज़ लगेंगी, तो उससे क्या होगा कि उससे जो ग्रीन कवर है वो भी कम होगा। अब 15% जो हमारे यहाँ पूरे का पूरा फॉरेस्टेशन है वो दुनिया की जो है वो साउथ एशिया जो है वो प्रोवाइड कर रहा है, जो कि सिर्फ 3% लैंड रखता है। तो अब ये कम हो रही है तेज़ी से, आबादी ज़्यादा है तो अनएम्प्लॉयमेंट बहुत ज़्यादा है, 5.11% इसकी रेशियो जा रही है इस टाइम पे साउथ एशिया में अनएम्प्लॉयमेंट की, बेरोज़गारी की। और अभी तो कोरोना की वजह से आप अंदाज़ा करें कि और कितनी ज़्यादा होगी, ठीक है। इसी तरह से हेल्थ के जो है बहुत ज़्यादा इश्यूज़ हैं साउथ एशिया के अंदर आबादी की वजह से, गुर्बत की वजह से। एजुकेशन जो है उसकी अगर बात करें तो 11.3 मिलियन जो हैं वो बच्चे जो हैं ये प्राइमरी की सतह पे स्कूल से बाहर हैं और 20.6 मिलियन जो है वो सेकेंडरी स्कूल से बच्चे जो है वो बाहर हैं। ये चाइल्ड लेबर पे हैं या दूसरे कामों पे हैं। हाउसिंग बहुत बड़ा चैलेंज है, बहुत ही बड़ा जो है वो इंडिया के अंदर जो है वो अगर हम बात करें या पाकिस्तान के अंदर बात करें या बांग्लादेश के अंदर, इन तीनों मुल्कों के अंदर जो है वो बहुत बड़ा चैलेंज है हाउसिंग का, कि एक एक रूम के घर के अंदर जो है वो 6-6, 7-7 लोग जो हैं वो रह रहे हैं, मुश्किल से सर्वाइव कर रहे हैं सिटीज़ के अंदर। अगर बात करें मज़ीद प्रॉब्लम्स की तो एनर्जी क्राइसिस जो है हमें देखने को मिलेंगे साउथ एशिया के अंदर बहुत ज़्यादा। इंफ्रास्ट्रक्चर जो है जितने भी जो है वो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका इंफ्रास्ट्रक्चर जो है उनके लिए एक चैलेंज बना हुआ होता है। सड़कें हैं, रोडें हैं, टेलीकम्युनिकेशन है, तो वो बहुत ज़्यादा वीक होता है। तो इंफ्रास्ट्रक्चर जो है वीक है साउथ एशिया का। नेचुरल डिज़ास्टर्स बहुत ज़्यादा आते हैं। अब देखें जैसे फ्लड जो है अभी आजकल आया हुआ भी है इंडिया के अंदर, आप देखें इवन कराची के क्या हालात बने हुए हैं, ठीक है। इसी तरह से मुंबई में जब बारिश बहुत ज़्यादा होगी तो वहाँ क्या हालात बनेंगे। इसी तरह से अगर बात करें तो बांग्लादेश जो है वहाँ पे कितने ज़्यादा जो है वो फ्लड्स आते हैं और कितने ज़्यादा जो है वो वहाँ पे साइक्लोन्स बनते हैं, ठीक है। तो क्योंकि वहाँ पे नेचुरल डिज़ास्टर्स के लिए नेचुरल डिज़ास्टर मैनेजमेंट का वो सिस्टम मौजूद नहीं जो कि डेवलप्ड कंट्रीज़ के अंदर मौजूद है। तो इस वजह से यहाँ पे ये चैलेंजेस हैं। करप्शन बहुत बड़ा चैलेंज है, ये सामने आप देखें करप्शन कंट्रोल, ये जो इंडेक्स है साउथ एशिया का, ये कंट्रीज़ का दिया हुआ है कि कौन सा कंट्री किस नंबर पे है करप्शन के हिसाब से। तो ये टॉप पे करप्शन जा रही है दुनिया के अंदर। करप्शन एक बहुत बड़ा चैलेंज है। अच्छा, चाइल्ड लेबर जो है बहुत बड़ा चैलेंज है, बच्चों से जो है वो मेहनत मजदूरी करवाना, ये बहुत बड़ा चैलेंज है यहाँ का। क्योंकि गुर्बत ज़्यादा है तो फिर बच्चे भी बहुत ज़्यादा हैं, आबादी तो ज़्यादा है, तो उस वजह से फिर बच्चे क्या हैं, पढ़ाई तो करा नहीं सकते, तो फिर वो उनसे मजदूरी करवाते हैं। ब्रेन ड्रेन जो है एक बहुत बड़ा इशू है साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। साउथ एशिया के जितने कंट्रीज़ हैं, ख़ास करके बात की जाए पाकिस्तान की और बांग्लादेश और इंडिया की, तो यहाँ पर क्या है कि जितने भी पढ़े लिखे लोग होते हैं, वो पढ़े लिखे लोग क्या करते हैं, जैसे ही अपनी डिग्री कंप्लीट करेंगे तो वो बाहर चले जाएंगे, ठीक है। बाहर जाके दूसरे कंट्रीज़ के अंदर सर्व करेंगे, उनको फ़ायदा होगा, इन कंट्रीज़ को फ़ायदा नहीं होगा। यानी ब्रेन ड्रेन जो है ये भी एक बहुत बड़ा नुकसान है जो डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं उनका, और साउथ एशिया का भी जो है एक बहुत बड़ा चैलेंज है, ठीक है। अगर बात करें पोटेंशियल की कि भाई साउथ एशिया का पोटेंशियल क्या है, इसकी ताकत क्या है, कि भाई ये कहाँ से जो है वो फ़ायदा हासिल कर सकता है और कैसे जो है किस तरह से जो है वो ओवरकम कर सकता है अपने इन प्रॉब्लम्स को, जो इतनी बड़ी लिस्ट है प्रॉब्लम्स की, उन प्रॉब्लम्स को जो है वो कैसे कम किया जा सकता है साउथ एशिया के अंदर, ठीक है। जैसे आपने देखा इमरान खान साहब जो है वो अक्सर कहते हैं कि भाई इंडिया और पाकिस्तान जो है वो जंग कर रहे हैं, तो जंग करने से अभी जो उनका जो ट्रेड है वो 3 बिलियन पे है, तो अगर ये ट्रेड ही करें तो 38 बिलियन से ज़्यादा जो है पोटेंशियल मौजूद है, ठीक है जी।
इन दोनों कंट्रीज़ के, पाकिस्तान और इंडिया के बीच की ट्रेड का इतना ज़्यादा पोटेंशियल है, लेकिन क्योंकि एक दूसरे के साथ लड़ते रहते हैं तो अपनी जो आवाम है वो उसके हालात जो हैं बुरे रहते हैं। तो पोटेंशियल क्या है जी? पोटेंशियल ये है, सबसे पहले इसकी जो आबादी है इसका सबसे बड़ा पोटेंशियल है। अभी इस टाइम पे आबादी सबसे बड़ा रिस्क है, क्यों? कि ये डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं। लेकिन अगर चाइना की तरह जो है, चाइना नंबर 1 है दुनिया में, ठीक है, इकोनॉमी उसकी नंबर 1 है, आबादी उसकी नंबर 1 है, लेकिन क्यों है? क्योंकि उसने अपनी आबादी को डायरेक्शन दे दी। ऐसे ही है, लड़ाई झगड़ों से दूर रहा। अब इस टाइम पे विंटर हो रहा है लेकिन पहले दूर रहा। तो और दूसरा सबसे बड़ा फ़ायदा जो है, जैसे पाकिस्तान, इंडिया या बांग्लादेश है, तो यहाँ पे यंग पॉपुलेशन जो है वो बहुत ज़्यादा है। 65% जो है वो यंग पॉपुलेशन है यहाँ पे, इन मुल्कों के अंदर। तो यहाँ पे यंगस्टर्स बहुत ज़्यादा हैं, जिस वजह से पोटेंशियल बहुत ज़्यादा है, रिसोर्सेज बहुत ज़्यादा हैं। आप देखिए हर तरह के रिसोर्सेज पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर मौजूद हैं। यहाँ साउथ एशियन कंट्रीज़ के अंदर यानी कि रिसोर्सेज मौजूद हैं जितने भी हैं, मिनरल सोर्सेज हैं, ऑयल एंड गैस है, ठीक है। अच्छा, एग्रीकल्चर की बात करें तो एग्रीकल्चर में जो है ये टॉप पे है इस टाइम पे पूरी दुनिया के अंदर। अगर हम जो है वो साउथ एशिया के अंदर बेहतर स्ट्रेटजी के थ्रू जो है यहाँ पे एग्रीकल्चर जो है वो प्रोड्यूस करते हैं, यानी ज़राअत को प्रॉपरली जो है वो इंडस्ट्री दर्जा दे के इस पे ऊपर जो है गवर्नमेंट काम करती है, तो हम बहुत ज़्यादा पोटेंशियल यहाँ से हासिल कर सकते हैं। देखा आपने 2 बड़े प्लेन्स जो हैं वो पाकिस्तान के अंदर और इंडिया के अंदर मौजूद हैं। इसी तरह से जो सी लाइन है, जो बॉर्डर है हमारा, जो इस पूरे के पूरे साउथ एशिया का जो बॉर्डर है, आप देखें यहाँ पे जो समंदर है इतना ज़्यादा, तो बहुत से मुल्क हैं जो लैंड लॉक्ड होते हैं या बहुत से रीजन जो है लैंड लॉक्ड होते हैं, तो उनका इतना ज़्यादा फ़ायदा नहीं होता। तो इतना ज़्यादा जो है समंदर है, ये बहुत ज़्यादा प्लस पॉइंट है, पोटेंशियल है। इंडस्ट्रीज़ यहाँ पे बहुत तेज़ से लग रही हैं, खास करके इंडिया इस टाइम पे जो है बहुत ज़्यादा फोकस कर रहा है इसके ऊपर। इसी तरह से जो लोकेशन है साउथ एशिया की वो बहुत शानदार है, ठीक है। एक साइड पर पीछे जो है वो हमारे साथ चाइना है, ठीक है, एक बहुत बड़ी पावर है। तो दूसरी तरफ से साउथ ईस्ट एशियन जो नेशंस हैं वो लिंक कर रही हैं। तो इसका मतलब जो लोकेशन है वो भी बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए साउथ एशिया की। तो यहाँ पे इस लेक्चर को जो है वो एंड करते हैं, काफ़ी ज़्यादा लंबा हो चुका है, लेकिन ये जो है वो एक ब्रीफ जो है रिव्यू है साउथ एशिया का, कि साउथ एशिया के अंदर क्या क्या है, कैसे उसका पोटेंशियल या आबादी वगैरह उसकी क्या है। तो यहाँ पे इसको क्लोज़ करते हैं। और बाकी अगर आपने ज्योग्राफी की जो है वो वीडियोज़ देखनी है तो उसके लिए आप जो है वो डिस्क्रिप्शन के अंदर पूरी प्लेलिस्ट मौजूद है, उसको क्लिक करके वहाँ से देख सकते हैं।